बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 26 ऑफ CS 502। आज हम देखेंगे एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। तो एक्टिविटी शेड्यूलिंग का एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है A1 से लेके AN तक, जिसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिनको हमने शेड्यूल करना है। अच्छा, AI जो है ये ऐसी एक्टिविटी है जो कि SI टाइम पर स्टार्ट होती है। ये स्टार्ट टाइम है SI और फिनिश टाइम है FI। इससे हम इसको डिनोट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं जो हमें देने हैं और सिंगल लेक्चर हॉल है। तो स्टार्ट और एंड टाइम जो है वो हम एडवांस में सेटअप कर लेते हैं और लेक्चर को शेड्यूल कर लेते हैं। अब एक ही रिसोर्स है हमारे पास, लेक्चर हॉल, और लेकिन लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम जो है वो ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि दो लेक्चर एक ही टाइम पे चल रहे हो, क्योंकि लेक्चर हॉल एक ही है, तो वो सही नहीं रहेगा। तो हमने क्या करना है कि दो एक्टिविटीज़ AI AJ ऐसे शेड्यूल करनी है कि वो इंटरफेयरिंग ना हो, उनका स्टार्ट और फिनिश टाइम इंटरवल आपस में ओवरलैप ना करो। यानी स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम आई के लें और स्टार्ट और फिनिश टाइम जे का लें, तो आपस में इंटरसेक्शन करें तो नल सेट आना चाहिए। ठीक है, उनके दरमियान में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम जो है, अगर ऑफिशियली इसको देखा जाए तो मैक्सिमम साइज सेट ऑफ म्यूचुअली नॉट इंटरफेयरिंग एक्टिविटीज़ हमने निकालना होता है। यानी नॉन इंटरफेयरिंग एक्टिविटीज़ हों लेकिन मैक्सिमम एक्टिविटीज़ हमने शेड्यूल करनी होती है। ये नहीं होती कि मैक्सिमम साइज का मतलब ये नहीं कि मैक्सिमम टाइम के लिए एक्टिविटी शेड्यूल करनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ बेसिकली हमने शेड्यूल करनी है। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हम कैसे शेड्यूल करेंगे? ठीक है, अब इसके लिए ये है कि हम पहले ये देखते हैं कि हम लंबी एक्टिविटीज़ ना लें, शॉर्ट एक्टिविटीज़ को कंसीडर कर लें। ठीक है, क्योंकि जो शॉर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं वो कम देर के लिए रिसोर्स लेती हैं, तो इस तरह हमारे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब हम रिपीटेडली एक्टिविटीज़ स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन के लिए लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि एक नॉन ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाता है। सोल्यूशन तो आ जाता है लेकिन लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्टिविटीज शेड्यूल नहीं होती, नॉन ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। तो एक ग्रीडी एल्गोरिदम है कि क्या करते हैं, सबसे पहले एक्टिविटीज़ को सॉर्ट कर देते हैं उनके फिनिश टाइम के लिहाज से, कि कौन सी एक्टिविटी पहले ख़त्म हो रही है उसके लिहाज से हम उसको सॉर्ट कर देते हैं। फिर हम फिनिश टाइम के लिहाज से एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करते रहते हैं। जैसे पहली एक्टिविटी हमने शेड्यूल कर दी, अब नेक्स्ट एक्टिविटी हम वो लेंगे जो पहली एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर ना हो रही हो, यानी जो उसका फिनिश टाइम है उसके बाद देखेंगे स्टार्ट टाइम किसका है, वो एक्टिविटी हम लेंगे जो फिर लेकिन वो जिसका फिनिश टाइम पहले होगा सॉर्टेड ऑर्डर में। तो इसके लिए जो हमारे पास एल्गोरिदम है वो इस तरह होता है कि सबसे पहले हमारे पास शेड्यूल का एक फंक्शन है जिसको हम पास कर रहे हैं एक्टिविटीज़ तमाम। ठीक है, फिर हम उन तमाम एक्टिविटीज़ को सॉर्ट कर देते हैं उनके फिनिश टाइम के लिहाज से। फिर हम ए जो हमारा रिजल्ट सेट है उसके अंदर पहली एक्टिविटी को ऐड कर देते हैं, क्योंकि उसको उसका फिनिश टाइम जो है वो सबसे पहले है, तो पहली एक्टिविटी तो उसके अंदर ऐड हो जाती है। और प्रीवियस जो है उसके अंदर हम 1 लिख देते हैं कि अभी हम जो एक्टिविटी ऐड कर चुके हैं वो 1 है। अब हमने आई पॉइंटर को चलाना है 2 से लेके एन तक सॉर्टेड अरे के अंदर। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि अगर ए ऑफ आई का स्टार्ट ग्रेटर है ए ऑफ प्रीवियस के फिनिश से, यानी जो पिछली एक्टिविटी हमारी डल चुकी है, क्या पिछली एक्टिविटी जो है वो फिनिश हो चुकी है और इसका स्टार्ट क्या उसके बाद है? अगर है तो फिर ठीक है, नहीं तो आप आई की नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाओ। जब ये ट्रू होगा तो अब आपने क्या करना है, रिजल्ट के अंदर ए ऑफ आई डाल देना है। अगर उसका स्टार्ट बाद में पहले फिनिश हो चुकी है, इंटरफेयर वो नहीं कर रही, और प्रीवियस में आई सेट कर देना है कि फॉर एग्जांपल तीसरी एक्टिविटी हमने डाली थी तो प्रीवियस में 3 आ जाएगा। अब उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगली एक्टिविटी कौन सी है। ठीक है, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है जहाँ पर हमारे पास क्या है 8 एक्टिविटीज़ शो की गई हैं जो कि रेक्टेंगल से इंडिकेट कर रही हैं। ठीक है, हमारे पास ये एक्टिविटीज़ हैं, इनको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास 8 एक्टिविटीज़ हैं, ये हमें रेक्टेंगल्स से शो की गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली एक्टिविटी को चूज़ कर लेते हैं A1। ये फिनिश टाइम के लिहाज से सॉर्टेड है। ठीक है, ये बड़ी छोटी के लिहाज से सॉर्टेड नहीं है, फिनिश टाइम के लिहाज से सॉर्टेड है। जो पहले फिनिश हो रही है वो पहले हमने शो की हुई है। तो A1 को सबसे पहले ऐड कर देते हैं क्योंकि ये इसका फिनिश टाइम सबसे पहले है। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट A2 देखते हैं। A2 तो हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अभी A1 फिनिश नहीं हुई। A3 भी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अभी A1 फिनिश नहीं हुई। A4 को हम देखते हैं तो हम ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये A1 के फिनिश टाइम के बाद है तो हम A4 ऐड कर लेते हैं। A5 ऐड नहीं कर सकते क्योंकि A4 अभी फिनिश नहीं हुई है। A6 भी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, A4 फिनिश नहीं हुई। A7 हम ऐड कर सकते हैं, A4 फिनिश हो चुकी है तो हम A7 ऐड कर देंगे। इसके बाद A8 को भी हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अब A7 यहाँ पर फिनिश नहीं हो रही है पीछे। तो इस तरह हम मैक्सिमम 3 एक्टिविटीज़ इस एग्जाम्पल के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो बेसिकली ऐड की है वो हमने ऐड की है A1, A4 और A7। तो 3 एक्टिविटीज़ आउट ऑफ 8 आर शेड्यूल्ड। तो इसके अंदर अगर हम टाइमिंग एनालिसिस करें तो यहाँ पर हम सॉर्ट करें तो सॉर्ट के लिए हमें n log n टाइम कम्प्लेक्सिटी लगती है। बाकी जो हमारे पास है हम बस एक बार आइट्रेट करें, बाकी की तो O ऑफ n है। लेकिन जो हमारे पास सॉर्टिंग है वो n log n होती है। जैसे हम मर्ज सॉर्ट करते हैं या कुछ सॉर्ट करते हैं या कोई भी सॉर्ट करते हैं, n log n हमारे पास एल्गोरिदम होता है। तो यहाँ पर हमारे पास n log n इस ओवरऑल एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी।
उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये एल्गोरिदम करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो करेक्टनेस का जो हमारा प्रूव होता है, ये पहले हमने ये शो करना है कि जो हमारी फर्स्ट चॉइस है वो बेस्ट चॉइस है, ठीक है। उसके बाद हमने इंडक्टिव एक प्रूव करना है, ठीक है। तो फर्स्ट चॉइस हमारी बेस्ट चॉइस कैसे है कि हमने A1 एक्टिविटी चूज़ की, वो हम चूज़ करते या ना करते तो A1 चूज़ करने से ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रूफ का स्ट्रक्चर है यहाँ पर ग्रीडी एल्गोरिथम करेक्टनेस के लिए हम यही फॉलो कर रहे होते हैं। पहले हम अपना बताते हैं कि हमने जो पहली चीज़ चूज़ की है वो बिल्कुल ठीक चूज़ की, और फिर हमें एक इंडक्शन के जरिए प्रूफ दे देते हैं। अब क्लेम हमारा ये है कि अगर एक सेट है जिसके अंदर A1 से लेके AN तक n एक्टिविटीज़ हैं जो कि इंक्रीजिंग फिनिश टाइम के लिहाज से सॉर्टेड हैं, तो हमारे पास उनको शेड्यूल करना है कुछ सोर्स करने के लिए, तो हमारे पास जो ऑप्टिमल शेड्यूल होगा उसके अंदर A1 हम सबसे पहले शेड्यूल करेंगे, ठीक है। तो इसका प्रूफ ये है कि अगर हमारे पास A एक ऑप्टिमल शेड्यूल है और X एक ऐसी एक्टिविटी है जो A में है जिसका स्मॉलेस्ट टाइम फिनिश टाइम है, X एक एक्टिविटी है स्मॉलेस्ट फिनिश टाइम की जो हमने A में डाल दी, अगर X A1 के बराबर है तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज अगर हमें अभी x1 a1 के बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक नया शेड्यूल बनाएंगे a1 डैश बाय रिप्लेसिंग x विद एक्टिविटी a1। तो हम एक नया शेड्यूल बना देंगे कि हमारे पास a1 जो पहली एक्टिविटी थी वो इंक्लूड करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हम चीज़ देखते हैं कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ये है कि जहाँ पर हमारे पास जो x है वो तो a1 के बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ तो हमारा काम खत्म हो गया। अब हम कहते हैं कि a डैश है, उसके अंदर हमने क्या करना है, x को निकाल देना है और फर्स्ट एक्टिविटी को उसमें डाल देना है, ठीक है। तो हमने कहना है कि ये एक फिजिबल शेड्यूल है। कैसे है कि इसके अंदर कोई इंटरफेयरिंग एक्टिविटीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने a माइनस एक्स जो है वो a माइनस एक्स, यानी a तो हम a ओवरऑल हमारा जो था ना वो इंटरफेयरिंग एक्टिविटीज़ उसमें नहीं थी। जब x निकाल दिया तो फिर भी उसके अंदर इंटरफेयरिंग एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर कैन नॉट हैव अदर एक्टिविटीज़ जो कि x के फिनिश होने से पहले स्टार्ट हो रही हों। अब x हमने निकाल दिया जो कि a1 के बाद है, तो हम a1 को भी अगर डालेंगे तो उसके डालने से भी काम खराब नहीं होगा, हम उसको भी डाल सकते हैं। अच्छा, दोबारा मैं ये बात बताता हूँ कि x हमारे सोल्यूशन में था, ठीक है। बाकी एक्टिविटीज़ तो इसके बाद ही शुरू हो रही हैं। अब हम कहते हैं कि एक एक्टिविटी है x से भी पहले जो शुरू हो रही है a1, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि उस एक्टिविटी को हम डाल सकते हैं। तो हम जब उस एक्टिविटी को डालेंगे तो वो बिल्कुल हमारा सोल्यूशन ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं वो x के बाद ही शुरू हो रही हैं और ये एक्टिविटी तो x से भी पहले है, तो हम a1 को डालेंगे। तो a1 इसका मतलब हमारे बाय डेफिनेशन फर्स्ट एक्टिविटी टू फिनिश है, तो ये हमारी अर्लियर फिनिश टाइम देन x है। तो a1 जो है ये किसी भी एक्टिविटीज़ के साथ इंटरफेयर नहीं करेगी, तो a डैश हमारा एक फिजिबल शेड्यूल बन जाएगा जिसके अंदर a1 है। तो a और a डैश जो है ये सेम नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ इंक्लूड करेंगे। अगर हम x इंक्लूड कर लें या a1 इंक्लूड कर लें, नंबर ऑफ एक्टिविटीज सेम ही रहेंगे, तो a डैश जो है वो भी हमारा ऑप्टिमल है। अब एक और क्लेम हमारे पास ये है कि ग्रीडी एल्गोरिदम जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है या नहीं, तो ये हम इंडक्शन के जरिए प्रूव करेंगे, ठीक है। तो बेसिस केस के लिए हम ये लेते हैं कि कोई भी एक्टिविटी नहीं है फॉर एग्जांपल, तो फिर तो कोई एक्टिविटी है ही नहीं, तो हमारा एल्गोरिदम यहाँ पर तो ऑप्टिमल है ही है, ठीक है। तो हमने कुछ शेड्यूल करना ही नहीं। फिर हम क्या करते हैं कि ग्रीडी एल्गोरिदम ऑप्टिमल करते हैं अगर फॉर एनी सेट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ साइज स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन एस, ठीक है। हमने जो एस की लेंथ थी उससे एक स्मॉलर साइज का नंबर ऑफ एक्टिविटीज ले लिया, और वहां पर हमने कहा कि ग्रीडी एल्गोरिदम ऑप्टिमल है, क्योंकि किसी जीरो एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमल है। अब उससे ऊपर ऊपर हम जाते जाएंगे, तो अगर इसके लिए ऑप्टिमल था तो अगले वाले के लिए भी हमने ऑप्टिमल है ये प्रूव करना है। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एस से नीचे स्मॉलर के लिए ऑप्टिमल था, तो क्या एस के लिए ऑप्टिमल होगा या नहीं। तो एस डैश जो है फॉर एग्जांपल सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो इंटरफेयर नहीं करती a1 के साथ, ठीक है, ये हम पहले बता चुके हैं बात। तो क्या होगा, एस डैश के अंदर हम क्या करेंगे, ए आई जो है वो एस के अंदर बिलोंग करता है, जहाँ पे एस ऑफ आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू f1 है, यानी a1 हम इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो a1 का जो फिनिश टाइम है इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो इसके फिनिश टाइम से ग्रेटर या इसके इक्वल ही होंगी। तो हमारे पास जो एस डैश का सोल्यूशन है वो सोल्यूशन ऑफ फॉर एस बना सकते हैं हम, बस उसके अंदर a1 डाल दें, क्योंकि a1 जब डालेंगे तो उससे आगे ही तमाम एक्टिविटीज़ उसके अंदर थी, उसके जो उनके अंदर एक्टिविटीज़ था उनका फिनिश टाइम a1 से ज़्यादा ही था, तो a1 डालने से उसकी जो सोल्यूशन है वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह एक्टिविटी a1 जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन में होती ही है, ठीक है। तो ये हमने प्रोड्यूस करने के लिए ऑप्टिमल शेड्यूल ओवरऑल प्रॉब्लम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें शेड्यूल a1 डालना पड़ता है और फिर ऑप्टिमल शेड्यूल डालना पड़ता है फॉर एस डैश जो कि हमारा एस था स्मॉलर,
ठीक है, स्मॉलर देन एस एक सेट था। तो बाय इंडक्शन हम कहते हैं कि सिंस एस डैश जो है वो लेस देन है एस से, ठीक है, फिर हम उसके अंदर जब ए वन डालते हैं तो वो सोल्यूशन बन जाता है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट एल्गोरिदम है। यानी नीचे वाली चीज़ हमने प्रूव की और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता हमने ऊपर स्टेप मूव किया, हमने ए वन उसके अंदर इंक्लूड किया, तो वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। इसी तरह जब उसके बाद वाली हम एक्टिविटीज इंक्लूड करते जाएंगे तो हम ऑप्टिमली मूव करते जा रहे हैं, तो हमारा जो ग्रीडी एल्गोरिदम होता है वो एक ऑप्टिमल सोल्यूशन जनरेट करता है। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। ये बहुत अजीब सा प्रूव होता है इंडक्शन प्रूफ का, तो इसलिए आप ज़्यादा घबराइए नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग और वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।